वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले वर्ग भेद को अपनी विवेचना का प्रमुख आधार माना है। मार्क्स ने कहा कि यदि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे, सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित थे। आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्यों का निष्पादन करता था। इसके बाद दासत्व, सामंत और पूंजीवादी युगों में हमेशा वर्ग बने रहे और इन वर्गों में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष भी होते रहे। मार्क्स का मानना है कि संपूर्ण समाज दो समूहों में विभाजित हो रहा है, एक दूसरे का विरोधी है। बुर्जुआ और सर्वहारा दो वर्ग हमेशा समाज में रहे हैं। वर्ग शब्द से मार्क्स का अभिप्राय था कि आर्थिक वर्ग। उन्होंने कहा, समाज में उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्तियों का समूह जो एक से कार्य संपादित करते हैं, जिनका दूसरे व्यक्तियों के साथ एक सा संबंध होता है, जहाँ जिनके समान हित होते हैं, एक वर्ग कहलाता है। मार्क्स का निष्कर्ष है कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों में समाज के अंदर दो ऐसे वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिनमें से एक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व रखता है तथा दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में अपने श्रम के द्वारा उत्पादन कार्य करता है। समाज में किसी वर्ग की स्थिति इस बात पर निर्भर होती है कि उत्पादन के साधनों के साथ उसका संबंध क्या है। संघर्ष का अर्थ केवल हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, इसका एक व्यापक अर्थ भी है जो असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग को बताता है। जब यह कहा जाता है कि वर्गों में हमेशा से संघर्ष रहा है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हमेशा युद्ध चलते रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े ही समय के लिए होता है। सामान्य रूप से असंतोष तथा रोष की भावना धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से सुलगती रहती है। सिर्फ कुछ ही अवसरों पर यह बहुत विस्फोटक रूप धारण करती है। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। मार्क्स ने लिखा है कि प्रारंभ में वर्ग भेद उतना नहीं था जितना आज मालिक और मजदूर में है, लेकिन प्रारंभ में वर्ग अवश्य थे तथा उनमें संघर्ष भी अवश्य होता रहता था। धीरे धीरे मानव बुद्धि का विकास हुआ और आविष्कार होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन शक्तियों का विकास, कल कारखानों का विस्तार और यातायात के विकसित साधनों में वृद्धि हुई। इधर एशिया के द्वार खुल गए तथा बाजार का विस्तार हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि पूंजीवाद ने जन्म लिया। पूंजीवाद के विस्तार के साथ उसकी सामंतशाही व्यवस्था भी विकसित होने लगी। सामंतशाही व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सर्वहारा और पूंजीवाद से भावी संघर्ष के लिए हमेशा तैयारी करता रहा। बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग का एक दूसरे के साथ संघर्ष है, जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति का रूप ले लेता है। एक तरफ पूंजीवादी अधिक से अधिक शोषण करते रहते हैं, तो दूसरी ओर सर्वहारा इस शोषण से असंतोष प्रकट करके उससे छुटकारा पाने के प्रयत्न करते हैं। शोषण करने तथा उससे मुक्त होने की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समाज में इस प्रकार की वर्ग व्यवस्था बनी रहती है, और इसी आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना होने तक वर्गों का संघर्ष भी हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार मार्क्स बताते हैं कि संसार में अभी तक वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हुई है। वर्गों का अस्तित्व बने रहने के कारण ही अभी तक संसार अपने को संघर्षों से स्वतंत्र नहीं कर सका है। जब तक वर्ग व्यवस्था रहेगी, तब तक समाज में संघर्ष होता रहेगा। इतिहास इसीलिए वर्गों के आपसी संघर्ष का दस्तावेज कहा जाता है।
मार्क्स ने यह भी बताया है कि आज संघर्ष अपनी चरम सीमा तक पहुंचने की तरफ अग्रसर है, जिससे शोषित या सर्वहारा वर्ग की वृद्धि होती जा रही है। इस वर्ग का असंतोष इसके मजबूत तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अभिव्यक्त होता है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज में दो वर्ग हमेशा से ही रहे हैं और दोनों में से एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित वर्ग रहा है। दासत्व युग में एक वर्ग दास बनकर और दूसरा वर्ग स्वामी बनकर इस प्रकार, सामंतवादी युग में सामंत वर्ग और दूसरा कृषकों का वर्ग, आधुनिक या पूंजीवादी युग में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग, पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक युग में एक वर्ग शक्तिशाली और दूसरा वर्ग शोषित या निर्बल रहा है। पूंजीवादी मजदूरों के श्रम को कम मूल्य में खरीद लेते हैं और उनके श्रम से कम मूल्य पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार शोषित वर्ग के अत्याचारों से परेशान होकर शोषित वर्ग में असंतोष फैल जाता है और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष होगा तो इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित होगी। जब पूंजीपति श्रमिकों के शोषण में व्यस्त हो जाते हैं तो श्रमिक वर्ग को विवश होकर क्रांति और संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है। उसने यह भी कहा कि अगर पूंजीपतियों के हाथ से सत्ता को छीनना है तो इसके लिए श्रमिक वर्ग को सशस्त्र खूनी क्रांति करना अनिवार्य होगा। बात करते हैं मार्क्स के द्वारा बताए गए वर्ग संघर्ष के कारणों के बारे में। तो जब पूंजीपति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उनमें आंतरिक असंगतियां उत्पन्न हो जाती है। आंतरिक असंगतियों के कारण ही पूंजीवादी मजदूरों की उपेक्षा करके अधिक से अधिक धन कमाने में लिप्त हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण मार्क्स ने पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाना माना है। पूंजीपति श्रमिकों से कड़ी मेहनत करवाते हैं और उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं देते। पूंजीवादी श्रमिकों के श्रम को कम मूल्य में खरीदकर वस्तु का अधिक उत्पादन कर उन्हें अधिक दाम में बेचते हैं और उसका मुनाफा अपनी जेब में रखते हैं और श्रमिकों को केवल वे मजदूरी ही देते हैं। यही वर्ग संघर्ष का कारण रहता है। के अनुसार राज्य व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी समाज में जब तक राज्य और वर्गों का अस्तित्व रहेगा वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। वहाँ रहने वाली जनता को कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिल सकता। जब किसी भी समाज में एक वर्ग का जन्म होता है तो उसी समाज में उस वर्ग का प्रतिद्वंदी दूसरा वर्ग भी जन्म लेता है। मार्क्स के वर्ग सिद्धांत का उद्देश्य पूंजीपतियों को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्थापित करना है। मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा वर्ग एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करेगा। सर्वहारा वर्ग एक क्रांति करेगा जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाएगा तथा समस्त शासन व्यवस्था पर सर्वहारा समाज के नियंत्रण में एक अधिनायकवादी शासन स्थापित करके वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। मार्क्स ने लिखा, वे खुले रूप में घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ वर्तमान समस्त सामाजिक दशाओं के बलपूर्वक विनाश के द्वारा ही हो सकती है। सर्वहारा अपनी दासता की जंजीरों को तोड़ना चाहता है क्योंकि खोने के लिए उनके पास दासता की जंजीरों के अलावा और कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। इसके इस वर्ग संघर्ष सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। पहली आलोचना का आधार यह है कि इस सिद्धांत में शोषण पर बल दिया गया है। यह मनुष्य के द्वारा शोषण करने की विधि की तरफ ही संकेत करता है। दूसरी आलोचना की जाती है कि इससे घृणा का जन्म होगा। तीसरी आलोचना की जाती है इससे हिंसा को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वर्ग संघर्ष का यह सिद्धांत हिंसात्मक क्रांति को जन्म देता है।
चौथी आलोचना की जाती है कि यह विरोध का सिद्धांत है। इसमें सहयोग के स्थान पर विरोध को बढ़ावा दिया जाता है। आलोचना यह की जाती है कि यह संगठन की प्रेरणा देता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए प्रेरित करता है। की जाती है कि यह सिद्धांत में ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि यह ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इस सिद्धांत में धनी वर्ग तथा निर्धन वर्ग भी निरंतरता पर बल दिया गया है, लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां धनिकों और निर्धनों के बीच संबंधों में निकटता दिखाई नहीं देती हो। एक और आलोचना वर्ग विहीन समाज की काल्पनिकता है। यह पूरी कल्पना ही है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के विनाश के बाद श्रमिकों में संगठन रहेगा ही, यह बात अनिवार्य नहीं है। एक और आलोचना जिस आधार पर की जाती है वह यह कि पूंजीवाद का विनाश असंभव है। मार्क्स का यह मत नहीं है कि पूंजीवाद विकास की चरम सीमा पर पहुंचकर स्वतः नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में पूंजीवाद का अस्तित्व चारों ओर देखने को मिलता है।